तो बच्चों, वेरी वेलकम टू यू ऑन न्यू लाइट प्लेटफॉर्म। मैं आर.डी. श्रीवास्तव तुम लोगों का स्वागत करता हूँ। अब तो नीट में बहुत कम दिन बच गए हैं, तो बढ़िया सा पढ़ो और सिंह सर के सपने को साकार करो, जिनका मोटो है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और उसके लिए आपके लिए यूट्यूब पर एक से एक बढ़िया हमारे लेसन्स, रैपिड फायर्स, पेपर्स, डिस्कशंस सब वो देते हैं। तो आज हम लोग इसी क्रम में RBTS का पेपर डिस्कस करेंगे। और ये RBS टेस्ट सीरीज़ का लास्ट बट वन टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसके बाद वाला मॉडल है 7 से लेकर के लास्ट तक, ये जो 12 वाला है। फिर उसके बाद पूरे सिलेबस के टेस्ट के साथ ये हुआ करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। आज का टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। एक फोटॉन, ये देखो एक हाइड्रोजन एटम है। देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसकी पहली स्टेट की एनर्जी होती है -13.6 और दूसरे की होती है -3.4 और ये वाला गैप बेटा होता है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और लास्ट वाली तो जानते हो आयनाइजेशन स्टेट है, 0 होती है। तो ये अभी ये हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और एक फोटॉन जिसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन दोनों का डिफरेंस 10.2 ही होता है। तो जब फोटॉन इससे टकराएगा, इन इलास्टिक कोलिजन करेगा, तो अपनी सारी एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ऊपर जा कर के फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसने ले ली, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? -13.6 थी और 10.2 और एनर्जी इसको मिल गई, तो इसकी 3.4 इतनी हो गई ना। ये एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट की है। यानी जब पहला फोटॉन कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन मेरा ये ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ रुक तो सकता नहीं। तो क्या करेगा? ये सीधे सीधे लौट आएगा और यही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटॉन एमिटेड कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लौट आया। इसके बाद दोबारा इससे टकराता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटॉन, और ये भी इनइलास्टिक कोलिजन करता है। तो अब जब हमारे पास ये इनइलास्टिक कोलिजन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1 प्लस 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बेटा 0 से तो ज़्यादा। यानी इस एनर्जी का फोटॉन अगर इससे टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ जाते जाते 13.6 एनर्जी यूज़ हो जाएगी और रिमेनिंग का एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी दूसरे फोटॉन को टकराने के बाद हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसकी एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इसलिए बच्चों इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा 2025 इफेक्ट दिख रहा है। कह रहे हैं कि बोर्स पोस्टुलेट ये है, यानी ln बराबर n स्क्वायर h है। तो बताइए कि रेडियस कैसे डिपेंड करेगी। आप देखो, रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर मत लिखना, यहाँ पर ये मॉडिफाइड है थोड़ा सा। mvr बराबर n स्क्वायर h है, और दो फार्मूले होते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ये सेकेंड वाला तो सब लोग जानते ही होंगे कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Ze है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, ये न्यूक्लियस का है। तो ये कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स ही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है। तो अब इसका मतलब है, देखिए ये Ze स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सब चलो A लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो A/r स्क्वायर, A इज ए कांस्टेंट, ये लिख दिया, बराबर m/r, और v यहाँ से निकाल लेते हैं, n स्क्वायर h अपॉन mr, n स्क्वायर h अपॉन mr, और यहाँ स्क्वायर है तो v का स्क्वायर कर दिया। तो ये r स्क्वायर, ये सॉरी r का स्क्वायर इससे कट गया, ये r उधर पहुँच गया, तो r बराबर हो जाएगा m/a h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू n की पावर 4। तो ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो r प्रोपोर्शनल टू n की पावर 4 होगा। तो बेटा इसका चौथा वाला ऑप्शन सही है। r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर तब होता था जब mvr बराबर nh होता था। यहाँ क्वांटम कंडीशन को बदल दिया गया है, तो रेडियस की डिफरेंट फार्मूला आ रहा है। जिन बच्चों को r और v के डेरिवेशन का मेथड मालूम होगा, ये क्वेश्चन उनके लिए इजी होगा। जिन बच्चों ने ब्लाइंडली रेडियस और वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फार्मूला रट लिया होगा, वो ये क्वेश्चन शायद न कर पाए हों। फार्मूला तो यही लग रहा है। अब इसमें कई हैं स्टेटमेंट, और हम लोगों को बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखो, पहला वाला तो सही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे तो थ्रेशोल्ड इस वेवलेंथ इन सब का असर होता नहीं है कोई। तो पहले वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला भी सही है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज करता है। देख लो, हाइड्रोजन एटम में ही देख लो, पहले दो के बीच का डिफरेंस कितना है, 10.2 है, पिछले क्वेश्चन में देखा। अब थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.5 होती है, तो इसका डिफरेंस और कम है, फिर ये डिफरेंस और कम हो जाता है। तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता है तो ये एनर्जीज तो बढ़ती हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस बेटा कम होते चले जाते हैं। तो ये सेकंड वाला भी सही है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन the binding energy per nucleon generally increases with vast number up to iron। हाँ, यहाँ पे अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देखो तो ये करीब करीब ऐसे आता है, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, इसीलिए उसने जनरली लिख दिया है, तो इसको भी हम लोग सही मानेंगे। इन सेमी कंडक्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज कैरियर्स। ये भी सही स्टेटमेंट है। टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ती है
और ज़्यादा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में माइग्रेट करने लगते हैं। तो यहाँ होल बढ़ जाता है और यहाँ पे होल बढ़ जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो जो कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है म्यू ई एन ई प्लस म्यू ई एन एच ई, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बढ़ जाती हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो इसका आंसर बेटा कौन सा होगा? चारों स्टेटमेंट सही है। S1 S2 S3 S4 चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। In discharge tube experiment, electrons are created by thermionic emission. Potential difference of 49 volt. Find the de Broglie wavelength associated with. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस से डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 12.27 अपॉन √49 एंगस्ट्रॉम, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 12.27 अपॉन 7 आ जाएगा, और वो शायद ये वाला क्वेश्चन रहेगा 1.75। ठीक, यही हो ही सकता है। मैंने डिवाइड नहीं किया है, जब डिवाइड करेंगे तो 14 होता तो 2 आता, तो ये दोनों तो आ नहीं सकते और पॉइंट में आएगा नहीं क्योंकि 12 इससे बड़ा है, तो फर्स्ट ही आंसर होगा। सॉल्यूशन से मिला भी सकते हो, खैर मिलाना क्या, सॉल्यूशन बनाता भी मैं हूँ। यहाँ पर कई बेवकूफ़ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर सॉल्यूशन देख करके एक्सप्लेन करते हैं। अरे बेटा, सॉल्यूशन भी हम ही ने बनाए होते हैं, तो फिर हम सॉल्यूशन लिए क्यों रहते हैं? इसलिए कि कहीं सॉल्यूशन में कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, तुम लोगों का कुछ रिपीट गलत चीज़ मिल गई हो। चलो कोई बात नहीं, जो कहते हो कहते रहो, जो रियलिटी है वो तो जानते ही हैं। बाकी अगर तुम्हें यह लगता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है तो कभी न्यू लाइट आओ और कहीं से क्वेश्चन ले आओ फिजिक्स का, बिना बुक देखे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 लाइंस हैं जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा और 1/√V, एक कैपिटल V है एक्सेलेटिंग पोटेंशियल। तो लैम्डा बराबर होता है h/√2m/QV। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√V है, इसलिए 1/√V और लैम्डा के बीच का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका जो स्लोप होगा वो 1/√m के प्रोपोर्शनल होगा। तो कहते हैं कि चार्ज सेम है तो Q तो सेम हो गया, यहाँ पे Q भी रहेगा mQ। तो चार्ज तो सेम है, तो m जिसका कम होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। नीचे है ना, तो कहते हैं हैवियर मास किसका होगा, मतलब जिसका स्लोप कम होगा। तो कम स्लोप किसका है, इसका तो ज़्यादा है, इसका कम है, तो बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वही फार्मूला लिख दिया गया है जहाँ से लिया गया है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या डी ब्रोगली देहली वेव तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ये होती है hc/λ बराबर वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो अगर ये वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगी। तो वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है? 10 वाले का ज़्यादा है, तो इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ए वाले की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगी।
नहीं उल्टा कर गया। हाँ ठीक है, मेटल ए की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगी, सही बात। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, जिसका वर्क फंक्शन कम उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा। वही फार्मूला देखिए आपको दिखाया गया है, इस पेज पर है एनसीईआरटी के। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाओ। फोटॉन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? EV0 बराबर 2E हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट का हो जाएगा। ये तो सीधे भाई सरल था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की थर्मल वेवलेंथ होती है, फार्मूला होता है h/√3mkBT। तो इसको हम लोग करना पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्टकट के रूप में रटाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप न्यूट्रॉन का मास रखो, कितना होगा? वही प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखो 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और टी तो 127 है, तो टी बराबर होगा 127 प्लस 273 यानी 400। ठीक है, अब इतनी चीज को कैलकुलेट करो। एच की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 6.6 इंटू 10⁻⁻ कितना 34। अब जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये पहला वाला आंसर आ जाएगा, लगभग 1.254 एंगस्ट्रॉम। सिर्फ यही एक जगह है जहां मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकते हो कि ये सॉल्यूशन देखते हैं। और इसमें मेरा ये मानना है, जब मैंने पूरी पिक्चर एक्सप्लेन कर दिया है और मैं ये कैलकुलेशन करूँगा तो टाइम में बकवास होगा। और जो स्टूडेंट सिलेक्शन होने के लिए नहीं पढ़ रहा है, सेलेक्ट होने के लिए नहीं पढ़ रहा है, खाली कमेंट करने के लिए पढ़ रहा है, वो ये कह देगा कि सॉल्यूशन देख लेते हैं या कूद जाते हैं। मेरा काम है आपको नए नए और अच्छे तरीके बताना, फंडे बताना, ना कि ये सिखाना कि बेटा ये 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, if the momentum of electron is changed by p, then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.4%. Initial momentum of the electron, तो मैंने इनिशियल मोमेंटम को x मान लिया। लेमडा बराबर होता है h/p। ये बिल्कुल गलत लिखा है, इनिशियल मोमेंटम को x मान लिया और लेमडा बराबर होता है h/p। तो ये थी h/x और ये मान लो 100 थी। अब हमने मोमेंटम बढ़ा दिया, कितना? x प्लस p बढ़ा दिया। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ चेंजेस बाय, तो अगर ये बढ़ाया है तो ये घटेगा, तो 100.4% कम हो गई, यानी पहले 100 थी तो अब 0.96% है। बस अब यहाँ से हम x को निकालना है, निकाल लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं।
100 का 0.4%, तो 0.4 होगा, तो ये 100 माइनस 0.4 करेंगे तो दिस विल बी 99.6 होगा, h अपॉन एक्स प्लस पी। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 99.6 अपॉन 100 इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस पी। तो इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा शॉर्टकट रहेगा, अच्छा हो जाएगा। इसको लिख दिया 100 माइनस 0.4 अपॉन 100 बराबर x अपॉन एक्स प्लस पी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 बाई 100 बराबर x अपॉन एक्स प्लस पी। अब आप इसको मेरे ख्याल से ऐसे लिख दो, 0.4 अपॉन 100 बराबर 1 माइनस x अपॉन एक्स प्लस पी। तो ये बना x प्लस पी और ये p। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 100p, ये है ना 0.4 अपॉन 100p बराबर 0.4x प्लस 0.4p। पॉइंट 4 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो 100 अपॉन 0.4 कितना होगा, ये चलो तो 250 p बराबर x प्लस p। तो x बराबर 249 p आ रहा है, तो सबसे क्लोज कौन सा है, यही वाला ले लो, 250 p ले लो। ये हमने एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, और अगर इसमें बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा दोगे, जैसा कि देखो सॉल्यूशन में किया गया है, उन्होंने क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये लैम्डा बराबर h अपॉन पी लिखा है, और फिर लिखा है डी लैम्डा बाई डी पी बराबर माइनस h अपॉन पी स्क्वायर। अब फिर लिख दिया है लैम्डा अपॉन लैम्डा, डी लैम्डा अपॉन लैम्डा, डिवाइड किया इसको इससे, ये इधर आ जाएगा, तो बराबर माइनस h डी पी अपॉन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई h अपॉन पी। तो ये एक p और ये h कट गया, तो डी लैम्डा बाई लैम्डा बराबर माइनस डी पी अपॉन पी। इससे ये सोल्यूशन किया गया है तो 250 आ रहा है। डी लैम्डा की जगह 0.4 रख दिया, लैम्डा की जगह 100 रख दिया, और बराबर यहाँ पर क्या आया है, dp अपॉन पी, dp अपॉन पी आया है। तो dp तो तुम्हारे पास p था और इनिशियल मोमेंटम x था, तो अब यहाँ से निकालोगे तो x बराबर 250 p आएगा। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है। जब हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन किया मैथ्स लगा के तो 249 आ रहा था, तो मैं आंसर क्या दूँ, यही वाला दूंगा, नियरेस्ट वाला। ठीक है बच्चा, चलो। दो फोटॉनों, तो इक्वल वेवलेंथ का मतलब इक्वल लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, ये गलत है। इसी से कई लोग कंफ्यूज होंगे। एक्चुअली मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लैम्डा ये फार्मूला ठीक है,
लैम्डा बराबर h/p। तो ये अगर लैम्डा बराबर है तो खाली p के मैग्नीट्यूड बराबर है। जैसे दो पार्टिकल हैं, सेम मोमेंटम है, एक x डायरेक्शन में जा रहा है, एक y डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगी, बट मोमेंटम्स आर नॉट सेम। इक्वल एनर्जीज हैव जीरो, नहीं, ये तो बकवास है, ये भी बकवास है। इक्वल लीनियर मोमेंटम, तो अगर लीनियर मोमेंटम इक्वल है मतलब दोनों मोमेंटम वेक्टर बराबर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे ही, डायरेक्शन भी सेम होंगी, तो मैग्नीट्यूड बराबर होने से उनकी वेवलेंथ भी सही होगी। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसको हम एलिमिनेट करते हैं तो सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है। तो पहले ये सोर्स 1 मीटर की दूरी पे रखा था तो कुछ इंटेंसिटी थी, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। और इस समय सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू n थी, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। जब ये आधी कर दी गई दूरी तो ये इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाएगी। पहले ये 1 मीटर थी, अब ये आधी कर दी गई है, तो ये इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाएगी। तो सैचुरेशन करंट भी 4 गुना हो जाएगा, यानी अब इलेक्ट्रॉन 4n निकलेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, सीधा सा। लाइट की एनर्जी जितनी पास आएगी उसकी इंटेंसिटी 1/r² के हिसाब से बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ने के साथ प्रोपोर्शनलिटी में करंट बढ़ती है। तो लाइट सोर्स की जितनी भी इंटेंसिटी पहले एमिशन प्लेट पे पड़ रही थी, जब उसको आधी दूरी कर देंगे 1 से 0.5, तो वो इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाएगी, और देयरफॉर सैचुरेशन करंट भी 4 गुनी हो जाएगी। अब सैचुरेशन करंट होती क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मल्टीप्लाइड बाई ई। तो पहले अगर n निकल रहे थे तो अब 4n निकलेंगे। एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पे 2 फोटॉन डाल दिए हैं, तो क्या होगा? तो दोनों फोटॉन इंडिपेंडेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं कर पाएगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। और 4 3 7 इससे ज़्यादा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को 2 फोटॉन एनर्जी नहीं ले सकता है, वो किसी एक ही फोटॉन की सारी एनर्जी लेता है। तो दोनों फोटॉन मिल के काम नहीं करेंगे, दोनों टकराएंगे, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। चलिए, फोटो सेल्स आर यूज फॉर द, ये तो थ्योरी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो थर्ड आ जाएगा ये। ठीक है, ये सबको याद कर लो। 14, न्यूमन लाइमन श्रेणी की आवृत्ति सीमा की है। तो n बराबर 1, n बराबर 2, ये इन्फिनिटी, तो ये लाइमन की सीरीज लिमिट है, तो ये न्यू1 है। न्यू2 लाइमन सीरीज की प्रथम आवृत्ति है, तो न्यू2 ये है। और न्यू3 बामर की सीरीज लिमिट है, तो न्यू3 ये है। अब देखो, ये वाला एनर्जी डिफरेंस
यानी एच न्यू वन बराबर ये वाला एनर्जी डिफरेंस एच न्यू टू प्लस ये वाला एनर्जी डिफरेंस एच न्यू थ्री। तो एच 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 कट गया, तो न्यू वन माइनस न्यू टू बराबर न्यू थ्री। ये पहला वाला सही हो गया, बाकी कोई सही नहीं हुआ। ओके, चलिए ग्राउंड से इसके द्वारा उत्तेजित होता है तो 1/970.6। अब ये एंगस्ट्रॉम में है तो जूल में बदल लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर और 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब पहला काम तो इसमें यह करना है, इतनी फोटॉन की वेवलेंथ, इतनी एनर्जी मैंने एक फोटॉन जिसकी वेवलेंथ इतनी थी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और किसी क्लास तक जाएगा, तो ये उसकी वैल्यू निकाली जा रही है। आर की वैल्यू रखना है और एन कैलकुलेट करना है। अगर आर की वैल्यू याद नहीं है तो ये होती है आर बराबर 1.097 इंटू 10⁻7। और बेटा ये कैलकुलेट करोगे तो n बराबर 4 पाओगे। यानी इस एनर्जी के फोटॉन से हमारे पास ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन चौथी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो ये कितनी लाइनें देगा एमिशन स्पेक्ट्रम में, इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। तो 4 इंटू 4 - 1 3/2, यानी ये 6 लाइनें देगा। तो दिस विल गेट 6 ये देगा। ठीक, चलिए अब ये बहुत ही सिंपल है। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज λ0 व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड। तो 1/λ0 बराबर R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। और कहते हैं कि अगर वो फोर्थ सेकेंड में आए तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो 1/λ बराबर R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो R से R कट जाएगा, लैम्डा ऊपर जाएगा, λ0 नीचे जाएगा और 1/4 माइनस 1/9 और 1/4 माइनस 1/16। तो लैम्डा बराबर, अब इसको कैलकुलेट करो, 9 चौको 36, ये आएगा 5 और ये 16 है। तो ये एलसीएम 16 ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा 4 - 1 इंटू 3 आएगा। मैंने गड़बड़ तो नहीं किया है, देखते हैं। 4 से काटते हैं, 4 9 36, 4 चौको 16, λ0 तो आएगा ही इधर। तो ये आ रहा है 20 λ0 अपॉन 9 3 27। मेरा तो आंसर दूसरा वाला आ रहा है। हाँ, दूसरा ही आंसर है। ठीक, सरल क्वेश्चन था। पेपर मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन बेटा ब्लू चिप होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है वो ज़रूर आता है और तुम्हें नंबर दिला के चले जाते हैं। अगर आप फिजिक्स में बढ़िया नंबर लाना चाहते हो तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। बहुत सरल टॉपिक होता है।
और बहुत जल्दी निकल जाता है। 17वां फिर स्टेटमेंट है, हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो Rn बराबर 0.53 इंटू एन स्क्वायर हो गया। ठीक, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम आयन He+। तो आपको मालूम है कि यहाँ n स्क्वायर बाई जेड होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट तो ऑर्बिट कर दी गई, लेकिन He+ कर दिया तो Z2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और जब 2 से n तो 1 ही है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 करके कुछ आना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। निकाल लिया ना मैंने। कितनी होगी हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन Hp+ इज कितनी होगी, निकाल लो। 0.53 इंटू 1। अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ 1 होगा, हीलियम के लिए यहाँ 2 होगा, तो 0.26 करके आएगी करीब। तो 17वें के पहले दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन H+ इन द फर्स्ट ऑर्बिट, नहीं, ये तो हाइड्रोजन में होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z² बाई n²। तो हाइड्रोजन के लिए 1 रखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और ऑर्बिट नंबर भी 1। फर्स्ट ऑर्बिट की पूछ रहा है, तब -13.6 आएगा। और अगर इसको लेंगे तो -13.6 इंटू 1² इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ये वाला सही है। तो इसका सिर्फ 4th स्टेटमेंट सही है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी 122.-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मतलब इसकी एनर्जी कितनी है, तो जानते हो En बराबर माइनस टाइम बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो -122.4 इज इक्वल टू -13.6 Z², और ग्राउंड स्टेट का मतलब है 1²। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं Z कितना होगा। तो 122.4 अपॉन 13.6 का अंडर रूट। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंस देखना चाहिए। ये बेटा Z हमेशा अप्रॉक्सीमेट आता है। अब जैसे यहाँ पे इसको करेंगे, इसको काटेंगे, ये 13.6 है, तो इसको क्या हम कैलकुलेटर ले लें? हाँ, हम कैलकुलेटर ले सकते हैं बिल्कुल। ये रहा डिसिप्लिन टूल, मैथ्स, और ये रहा कैलकुलेटर। 2 आ गए भाई, नहीं 2 की ज़रूरत नहीं है। तो Z बराबर क्या हुआ, 122.4 अपॉन 13.6, ये किया और 9 आ गया एग्जैक्ट। तो वेरी गुड, तब तो भाई मज़ा आ गया। Z बराबर 3 आ गया, यानी ये स्टेटमेंट सही है।
देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब फोटॉन विद 91.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैन इंटरेक्ट विद इट एंड एक्साइट इट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसकी फर्स्ट एनर्जी कितनी है, E1 कितनी है, यह है -122.4। E2 कितना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो -4 30.6। E3 कितनी होगी, अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे थर्ड ऑर्बिट में तो -9 एकम 9, 32 बचा, 9 तियां 27, -13.6, 9 छक्के 54, ये आ रहा है। तो फोटॉन एनर्जी कैन एक्साइट विद इट इंटरेक्ट एंड एक्साइट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेट तक एक्साइट करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, निकालते हैं। 122.4 में से 30.6 माइनस कर देते हैं, 14 में से 6 गया 8, 1 में से 0 गया 1, 91.8 सही। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए जब 3 to 1। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि अगर वो जैसे अगर 2 से 1 में जाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो 3 से 1 आने में इससे ज़्यादा ही रिलीज करेगा। तो यही गलत है, इसलिए यही इसका आंसर है। ठीक। An electron in a hydrogen like atom is in excited state and total energy is 3.4। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर लैम्डा होता है 12.27 अपॉन जितने वोल्ट से पोटेंशियल किया गया है। तो यही फार्मूला लगाएंगे। 3.4 टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, मतलब इसको V बराबर 3.4 वोल्ट से एक्साइट किया गया है। तो लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन 3.4 कर देते हैं और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.658 आएगा। ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिए। मैं यहीं पे देख लेता हूँ सॉल्यूशन से, क्योंकि अब इसको यहाँ पे डिवाइड करना आप लोगों का समय बर्बाद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये हिपोथेटिकल एटम वाली बात है, तो इसमें हमारे रटे रटाए फार्मूले नहीं चलेंगे, हमारे चलेंगे वो फार्मूले जो बेसिक से चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास En कितना होगा, देखो En का पूरा फार्मूला होता है -me⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो चार्ज तो वही है, ये कहा है ना कि पार्टिकल का मास डबल दी इलेक्ट्रॉन है, तो ये En है। जब डबल दी इलेक्ट्रॉन है मास, तो यहाँ पे ये 2m हो जाएगा, -2me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। R क्या होता है, रेडबर कांस्टेंट होता है ना,
तो यहाँ पर हम रिडबर कांस्टेंट अगर लाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से ज़बरदस्ती एच सी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे 1/λ का फार्मूला लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2r 1/2² माइनस 3²। चूंकि एनर्जी में 2 का फैक्टर आ गया है तो वेवलेंथ वाले में भी 2 का फैक्टर आ जाएगा। आप अगर प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा मेरे पास, कितना होगा बताओ, ये 4 27 गुणे 4 ऊपर जाएगा, 27 गुणे 4 ऊपर जाएगा, नीचे 2 रहेगा, हार रहेगा, और 9 माइनस 4 यानी 5 आएगा। तो ये 27 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा भाई, तो ये 9 आएगा। तो काट लो, ये 2 कट गया तो 18/5 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन अगर 2025 तक का तरह का पेपर आता है तो उसके लिए बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। सरल आता है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये तो सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल जा रहा है और एक न्यूक्लियस से टकराता है। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इंटू ई कर दिया। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 0 और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी -9 इंटू 10⁹ जेड इंटू ई का इंटू 2 इंटू ई अपॉन R0। और तुम्हें ये जेड निकालना है, बस एक ई से एक ये काट दो, ये तुम्हें दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻14। ये रिपल्सन की पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव हो जाएगी। 9 इंटू 10⁹ इंटू जेड, ई की जगह लिख दो 1.6 इंटू 10⁻90 और नीचे लिख दिया 4 इंटू 10⁻11। तो इसको जेड को कैलकुलेट कर लो तो ये 139 आ जाएगा। अब जेड कैलकुलेट करना मेरा काम नहीं है, ठीक है। चलो भाई, इसकी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। तो इसका मास कितना है, ये इसके मास से 235.891 में से ये मास 140.673 और यहाँ पे 3 है ना तो इसका 3 गुना प्लस 3 इंटू अच्छा जेड न्यूक्लियस भी है तो जेड वाले का भी मास इधर ऐड करो। ये एक्स वाला है, ये वाई वाला लिखा है, जेड वाला 91.791 और बटा 3 इंटू इसका भी तुम्हें
मास लिखना पड़ेगा। न्यूट्रॉन का मास भी दिया है तो 3 इंटू 1.009, और इसको मैंने कर लिया था पहले। ये बेटा मास डिफेक्ट है, 0.4 आएगा, तो एनर्जी कितनी होगी सेकेंड वाली 0.4। जब मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में होता है तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक। अब ये देखिए न्यूक्लियॉन्स के बीच की सेपरेशन सेम है, लेकिन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इनका अट्रैक्शन वाला न्यूक्लियर फोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लगेगा, तो ये वाला नेट फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये दोनों पेयर्स के नेट फोर्स बराबर होंगे और इसके नेट फोर्स से ज़्यादा होंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा F1 बराबर F3 गुणे F2। इसके आगे के क्वेश्चन आगे वाले सर करेंगे, शिवम सर। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रखा है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी? ये है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि फॉलोइंग बोहर्स थ्योरी ऑफ द एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब क्या है बेटा n इक्वल्स टू 1 टू द सेकेंड ऑर्बिट, टू द सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 2। He प्लस आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, चूंकि आप जानते हो कि En कितना होता है, मतलब जनरल एनर्जी का जो टर्म आता है वो होता है 13.6, ये होता है बेटा Z²/n²। तो जरा एक काम करो कि यहाँ पे पहले और दूसरे स्टेट के लिए बेटा आप क्या करो, एनर्जी को कैलकुलेट कर लो। मैं जब फर्स्ट स्टेट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 13.6, जेड हीलियम के लिए कितना हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ये कितना देगा 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और कितना हो जाएगा बेटा 2 आपका 14 एंड ये आ जाएगा 54, तो ये आ जाएगा माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद अगर आप E2 देखोगे तो E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13.6 इंटू क्या आ जाएगा 4, चूंकि n बराबर 2 तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे बोल क्या रहा है, आपसे बोल रहा है कि बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है बेटा, ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट के लिए अगर आप निकालोगे तो यहाँ की एनर्जी कितनी है, माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ का एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जाहिर सी बात है इसका जो डिफरेंस आएगा अगर आप डेल्टा ई निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 54.4 माइनस कितना हो जाएगा 13.6, तो ये बच जाएगा कितना आपका 8, ये हो जाएगा 0 और इधर कितना आ जाएगा 40, तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो जरा देखिए, तो दूसरा ऑप्शन बेटा यहाँ पे करेक्ट होगा। आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो स्पीड का वैसे तो बेटा जनरल फॉर्मूला होता है Vn इक्वल्स टू दैट इज Ze² अपॉन होता है ये 2NH एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी फॉर्मूला लिखते हैं बेटा इसका, देन Vn इक्वल्स टू ये आता है बेटा कितना 1/n, ये होता है C/137। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला बेटा हम यूज करते हैं जहां पे n क्या है आपका वो स्टेट जहां पे अभी इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया बेटा 2, तो यहाँ पे Vn कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2, ये हो जाएगा C अपॉन कितना होगा 137। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा था वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज। बेटा यहाँ पे बात कर रहा है ये लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज में एक बात हमेशा याद रखो, क्या फर्स्ट इज द फर्स्ट मेंबर, और क्या याद रखो बेटा सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट मतलब फाइनल कहां से ट्रांजिशन बेटा हो सकता है। फर्स्ट मेंबर मतलब क्या है कि n1 इक्वल्स टू बेटा 1 और n2 इक्वल्स टू बेटा 2,
ये हो जाएगा। तो पहला जो ट्रांजिशन है वो 2 से 1 पे ही तो आएगा। लास्ट ट्रांजिशन बेटा क्या होगा, आना फर्स्ट पे ही है, मतलब ग्राउंड स्टेट में। और कहां से आएगा बेटा, n2 हम लोग मान लेते हैं बेटा इनफाइनाइट से आएगा। तो ये दे देगा आपको बेटा सीरीज लिमिट। तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1/λ। ये कितना बचेगा, r z हो गया बेटा 1, तो ये हो जाएगा 1/, ये आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस कहां से आया है बेटा 1/∞ का स्क्वायर। तो आई थिंक इनफाइनाइट ये देगा 0, तो लैम्डा इक्वल्स हम लोग निकाल सकते हैं बेटा कितना आएगा यहाँ पे 1/r। तो 1/r मतलब यही हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बेटा क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं। न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराने से क्या होता है कि वहां पे आपका बेसिक टू लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। और क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाई में क्यों ब्रेक होता है, वहां पे एनर्जी बेटा निकलती है। क्योंकि अगर आप हैवी देखोगे, आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस अगर आप कर्व देखोगे तो कर्व कुछ ऐसा आता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ का एट बाइंडिंग क्या हुआ बेटा, जो न्यूक्लियाई है बेटा वो ब्रेक हुआ, तो कंपैरेटिवली लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ठीक है, तो बेटा जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग कि हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीजेस, तो पहला ही सही लिखा हुआ है। अब अदर क्यों गलत है देख लो जरा। लाइट न्यूक्लियाई बम्बार्डेड नहीं, लाइट न्यूक्लियाई बेटा होता ही नहीं। लाइट न्यूक्लियाई बेटा फ्यूजन में होता है, जो क्या करते हैं बेटा फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे, बेटा हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा ये तो यहीं से चला जाएगा। A heavy nucleus bombarded by a thermal neutron breaks the binding energy per nucleon decreases. डिक्रीज नहीं होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो ये यहां से बेटा गलत हो गया। इसके बाद क्या है, टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंस टू गिव, फिर से वही लाइट न्यूक्लियाई। तो लाइट न्यूक्लियाई तो बेटा हटा ही दो। ठीक है, आपसे फिजन में पूछा हुआ, तो फिजन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बेटा होगा पहला। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फॉर न्यूक्लियाई ए इज ग्रेटर देन 150। अच्छा, आप जानते हो कि अगर ए क्या है बेटा, आपका एटॉमिक मास 150 से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है, आप अगर देखो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था बेटा ये कि जैसे ही आप ज्यादा हायर बेटा मास नंबर से जाओगे तो क्या होगा, ये बेटा डिक्रीज करेगा। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपको ये याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर द न्यूक्लियंस इज डिक्रीजेस ऑन एन एवरेज एज ए इंक्रीजेस। नहीं बेटा, डिक्रीज करेगा। आप पीछे ये ऑलरेडी देख के आए हो, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस डिक्रीजेस ऑन एन एवरेज एज अ ए इंक्रीजेस। तो बेटा ये सही लिखा हुआ है। क्या करेगा बेटा, बाइंडिंग, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा होता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू है वो लेस हो जाता है, इसकी वजह से बेटा ये पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, चलो बेटा, तो इसका मतलब दूसरा तो सही है। तीसरा को जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ द न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 रफली इक्वल पार्ट एनर्जी इज रिलीज। अभी पिछला वाला क्वेश्चन ही ऐसा ही था कि फिजन में बेटा क्या हो रहा था कि एनर्जी रिलीज हो रही थी और एक न्यूक्लियस बेटा ब्रेक हो रहा था। हालांकि ये हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए जो आपका ब्रेक होगा। तो तीसरा भी बेटा सही है। चौथा क्या है, इफ 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस एनर्जी इज क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज्ड। एनर्जी क्या होगी बेटी, रिलीज होगी। देखो कह रहा है कि 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस। बेटा बिगर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन थोड़ी होता है। अगर आप देखो यहाँ पे तो बेटा ये बहुत ही लाइट न्यूक्लियाई बच्चे मर्ज करके बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1H1 1H2 बना के जो बनाते हैं वो 2He4 तक जाता है। मतलब बहुत ही लाइटर न्यूक्लियाई का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई थिंक दूसरा और तीसरा बेटा सही है, तो बी और सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा दूसरा और तीसरा। चलो, हाँ एक बात और है, यहाँ पे 2 लाइट न्यूक्लियाई होना चाहिए। ठीक है, 2 लाइट न्यूक्लियाई बेटा होता तो सही होता। ठीक है, तो भी हम बोल सकते थे कि चलो ठीक है, कंपैरेटिवली लाइट के कंपैरेटिवली हाई बना रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो एक हैवी न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। करेक्ट कर्व शोइंग वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद द मास नंबर। वैसे अगर आप देखो तो जो रिजल्ट बेटा है वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है आपका।
ठीक है, तो देखो भैया कौन सा ऐसा ग्राफ शो कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियस, तो तीसरा ही बेटा ये ग्राफ शो कर रहा है। तो बेटा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट है। देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये ग्राफ एज इट इज, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर में बेटा बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रखी है इस ग्राफ में। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा था कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के कर्व को देखते हो तो बेटा ये क्या देता है आपको, शार्प देता है। ये 2He4 के लिए शार्प देता है, फिर ये नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर ये थोड़ा सा ऐसा कुछ जाता है, और ये इतना कुछ लगभग बेटा कि कांस्टेंट जाता है वैल्यू, ठीक है, 80 से लगभग 130 तक। तो ये बेटा हाँ शार्प पीक देता है 2He4 शार्प पीक देने का मतलब क्या है कि इससे एसोसिएटेड जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज्यादा हो गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया तो मतलब वो स्टेबल हो गया। तो देख लो भैया, कैन इजिली बी ब्रोकन अप, नहीं भैया ऐसे कैसे ब्रेक कर दोगे, वेरी स्टेबल हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है इसकी, ठीक है। कैन बी यूज्ड एज ए फिजनेबल मटेरियल, नहीं बेटा उसके लिए क्या होना चाहिए, एक हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इस रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो एक्टिव आपके 82 के बाद से स्टार्ट होते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में। कह रहा था वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर। देखो बामर सीरीज की बात कर रहा है, तो बामर सीरीज में बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि बामर सीरीज में क्या होता है कि n1 इक्वल्स टू होना चाहिए 2 और n2 इक्वल्स टू होगा बेटा 3। ये हो गई पहली लाइन की बात, ठीक है। तो जरा इस लैम्डा की वैल्यू निकाल भी लो यहां से, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा r, और ये क्या आ जाएगा बेटा 1/4 माइनस 1/9। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 9 - 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू, देखा r, ये आ जाएगा 5/36। तो लैम्डा का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा 36 अपॉन ये आ जाएगा बेटा 5r। क्लियर है। अब कह रहे थे वेवलेंथ ऑफ दिस लाइन ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम। अब कह रहे हैं सब कुछ सही है लेकिन यहाँ पे डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम कर दिया गया है, तो डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम के लिए करोगे तो z बेटा चेंज हो गया, ये हो जाएगा लैम्डा डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बस यहां पे जो वैल्यू चेंज हुई है दैट इज r, ये कितना हो जाएगा बेटा 9, और ये तो सेम ही रहेगा दैट इज 5/36। तो और सब तो ठीक ही है, लैम्डा डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 36 अपॉन क्या आ जाएगा 5r इंटू क्या आ जाएगा 1/9। ये वैल्यू क्या है, लैम्डा है, तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा λ/9। तो λ/9 हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट आंसर, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर दूसरे में। कह रहे थे ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ जेनर डायोड, व्हिच पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द मोस्ट रिलेवेंट फॉर ऑपरेशन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। देखो वोल्टेज रेगुलेटर आप जीना डायोड को यूज करते हो, जीना डायोड होता है बेटा आपका रिवर्स बायस, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ पे देखो ये तो बेटा हो गई इसकी फॉरवर्ड बायसिंग, इससे हमें लेना देना नहीं है। अच्छा देखो ग्राफ बनता कैसे, देखो मैं आपको रिवर्स बायसिंग का थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताता हूँ। ये जो ग्राफ आप बनाते हो तो पहले स्लाइटली करंट बेटा इंक्रीज होता है, फिर करंट हो जाता है बेटा आपका कांस्टेंट, फिर क्या होता है एक ब्रेकडाउन आता है। अगर हैवली डोप्ड है तो जल्दी ब्रेकडाउन आ जाएगा लोअर वोल्टेज पे, अगर नॉर्मली डोप्ड है तो आपका ग्रेटर वोल्टेज पे आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा ब्रेकडाउन रीजन। अगर पहले आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग जीने ब्रेकडाउन, ठीक है। और इस करंट को बोलते हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। अच्छा ब्रेकडाउन, चूंकि आपको पता है कि जीनर डायोड हमेशा ब्रेकडाउन रीजन पे ही एक्ट करता है, तो ब्रेकडाउन रीजन तो बेटा ये देखो डी पॉइंट दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये ई दे रखा है, तो जो ब्रेकडाउन रीजन होगा वो कौन सा होगा बेटा डी ई तो होगा। तो चूंकि वोल्टेज रेगुलेटर है तो क्या होगा बेटा जीनर डायोड के लिए वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा आपका जोन में काम करेगा, वो बेटा डी ई जोन में काम करेगा। तो चौथा ऑप्शन बेटा इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बैटरी है और ईएमएफ दे रखा है इसको 5.5 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा कितना है 5.1 किलो ओम, बैरियर पोटेंशियल दे रखा है, बैरियर पोटेंशियल दे रखा है कितना है दैट इज ये है बेटा 0.4 वोल्ट। द करंट, तो बेटा यहां से केवीएल लगा दो, जब केवीएल लगाओगे तो कितना हो जाएगा 5.5, इसका बैरियर पोटेंशियल आपको दे रखा है कितना है दैट इज 0.4 माइनस करंट हम लोग मान लेते हैं I इंटू क्या हो जाएगा 5.1 किलो, चूंकि के में दे रखा है। इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख जाओ इनटू क्या हो जाएगा 10⁻³ इक्वल्स टू आ जाएगा 0। यहां जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा बेटा 5.1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा I इंटू 5.1 इंटू आ जाएगा 10⁻³।
तो बेटा आई का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज ये देगा आपको 1 मिली एम्पियर। तो जो करंट आई है वो आ जाएगी बेटा 1 मिली एम्पियर, मतलब तीसरा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि जीनर डायोड हैज अ कांटेक्ट पोटेंशियल। बेटा कांटेक्ट पोटेंशियल का मतलब होता है बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है। जो इसका बिल्ट इन पोटेंशियल है या पोटेंशियल बैरियर है वो है 1 वोल्ट इन द एब्सेंस ऑफ बाइसिंग। कह रहा है कि इंटरगोट जनरल ब्रेकडाउन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to power 6 volt per meter at depletion region of PN junction. If the width of the depletion region कितना दे रखा है, that is 2.5 micrometer, there should be the reverse bias potential for the Zener breakdown to occur. अच्छा देखो, आपसे रिवर्स बायस पोटेंशियल पूछा हुआ है जीनर ब्रेकडाउन के लिए, तो पहले इसका पोटेंशियल निकाल लो बेटा कितना आएगा। आप जानते हो कि E इक्वल टू कितना होता है बेटा, B बाई डी। तो V इक्वल टू निकाल सकते हो, E कितना है 10 to power 6, D कितना दे रखा है 2.5 माइक्रोमीटर। तो इसको लिख जाओ 10 to power कितना हो जाएगा बेटा -6, ये चला गया। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2.5 वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये आया है बेटा आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल। अच्छा कांटेक्ट पोटेंशियल इसका बेटा 1 वोल्ट है, तो बचा कितना, तो बचेगा कितना 2.5 माइनस का 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे, दैट इज 1.5 वोल्ट ही तो बचा। तो 1.5 वोल्ट बेटा आ जाएगा आपका रिवर्स बायस पोटेंशियल फॉर द जीनर ब्रेकडाउन। तो देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ पीएन डायोड किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डोपिंग एटम वैलेंसी। नहीं, डोपिंग एटम वैलेंसी पे तो बेटा डिपेंड नहीं करेगा। और डोपिंग एटम वैलेंसी मतलब क्या है कि एन टाइप पी टाइप की बात कर रहा है कि आप कौन सी ले रहे हो, ट्राईवैलेंट ले रहे हो या पेंटावैलेंट ले रहे हो, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड्स ऑन द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द कैरियर, नहीं बेटा इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। डू नॉट डिपेंड ऑन द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे बेटा आपका डिपेंड करेगा बेसिकली। आप देखते हो ना कि डोप जब जैसे ही आप हाईली डोप करते हो, हाईली डोप जो होता है आपका पीएन जंक्शन डायोड, वो रिवर्स बायसिंग में जल्दी ब्रेकडाउन दे देता है। जल्दी ब्रेकडाउन देने का मतलब बेटा यही हो गया कि वहां पे मतलब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा और एक टर्म दे रखा है कि डिवाइस टेम्परेचर, जाहिर सी बात है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो भी आपके जो चार्ज कैरियर है बेटा, जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, तो वहां पे एकदम फ्लड ऑफ चार्ज कैरियर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, चौथा ऑप्शन आपका बेटा क्या होगा, करेक्ट होगा। पीक वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर का जो डीसी कंपोनेंट आता है बेटा वो कितना आता है, वी डीसी इक्वल्स टू, आप जनरल फॉर्मूला जानते हो कितना होता है, वी नॉट अपॉन पाई, ठीक है। यही अगर फुल वेव रेक्टिफायर तो 2 वी नॉट अपॉन पाई, ये बात याद रखो। तो वी नॉट दे रखा है बेटा कितना है 10, और ये कितना हो जाएगा बेटा पाई, तो यहां से जो वी डीसी आएगा कितना आ जाएगा 10 बटे पाई। तो इसका दूसरा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पीएन जंक्शन स्क्वायर इनपुट सिग्नल 20 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन। देखो 10 ऊपर है 10 नीचे है, भैया ये कौन सा रेक्टिफायर है, देख लो भैया एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो ये क्या होगा बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको ये आउटपुट देगा, और ये आउटपुट कैसा देगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला देगा, नीचे निगेटिव हाफ साइकिल में क्योंकि ये रिवर्स बायस हो जाता है, तो रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में ये जो आपको आउटपुट दिखेगा वो आउटपुट कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा, ये गया फिर ये गायब हो गया, फिर ये कुछ ऐसा आएगा, फिर ये कुछ ऐसा आएगा, और ये वैल्यू होगा कितना, ये ऊपर रहेगा बेटा 10 वोल्ट। ऐड मत करिएगा, ठीक है। तो 10 वोल्ट देखो कौन सा है, पहला हो नहीं सकता, ये निगेटिव में जा रहा है तो कट हो गया, दूसरा बेटा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा हो नहीं सकता, चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा इसका दूसरा। कह रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक है, बेटा इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सुपर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, वेरिएबल सुपर कंडक्टर बच्चे एक स्पेसिफिक टाइप के कंडक्टर है जहां पे रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, और ये बहुत ही बिलो टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि पीएन जंक्शन इज अनबायस्ड, द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो पीएन जंक्शन क्या है, अनबायस्ड है। अगर आप देखो जरा यहाँ पे बायसिंग कोई भी नहीं है, तो एक तरफ बेटा पी ले लो, एक तरफ क्या ले लो, एन ले लो, भैया एक तरफ ये हो गया पी, पी में क्या हो जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल हो गए, ये ले लो बेटा होल्स,
ये हो गया बेटा होल्स, ठीक है, और इधर क्या हो गया बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे ही आप इनको क्या करोगे, वेफर करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे चार्जेस का बेटा क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, ठीक है। एक क्लाउडियल रीजन बनता है यहाँ पे इमोबाइल आयंस का, ठीक है। तो जीरो तो होगा ही, जीरो एज नो चार्जेस क्रॉसेस, अरे जंक्शन को क्रॉस करेंगे तभी तो डिप्लेशन रीजन आएगा, डिप्लेशन रीजन आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर डेवलप होगा, ठीक है। तभी तो आप लोग यूज करते हो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में ये पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं, करंट फ्लो होने लगता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जंक्शन में फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाता, तो करंट नहीं फ्लो होती है, ठीक है। तो जीरो एज इक्वल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्रॉस द बैरियर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटा, ये सही लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बेटा तब आएगा ना जब आप बायसिंग करोगे, ठीक है। तो ये तो हटाई दो दोनों ऑप्शन, वैसे भी गलत है। चलो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ड्रिफ्ट करंट इन पीएन जंक्शन इज, पीएन जंक्शन में आपसे ड्रिफ्ट करंट पूछा, और ड्रिफ्ट करंट हमेशा बेटा माइनॉरिटी की वजह से होता है। जैसे अगर मान लो ये पी है, ये एन है, तो बेटा पी में जो मेजॉरिटी होते हैं वो तो होते हैं होल्स, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स। एन में क्या होता है, एन में अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा होल्स। तो चूंकि आपको पता है कि जब बायसिंग करते हैं हम लोग, तो जो डिफ्यूजन करंट होती है हमेशा जंक्शन के क्रॉस मिलती है। एक जंक्शन के क्रॉस क्या होते हैं, जो चार्ज के डिफ्यूज होते हैं तब बेटा ऐसा होता है। और अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बेटा अगर डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, वहां पे मिलेगा बेटा आपको ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट का बेटा ऑलवेज जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होगा, दैट इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। वो हमेशा क्या होगा, डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। आई थिंक फ्रॉम पी, तो ये तो जस्ट रिवर्स ही लिखा हुआ है, फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड इज अ फॉरवर्ड बायस्ड एंड अपोजिट डायरेक्शन इट इज अ रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड डिफ्यूजन करंट होगा बेटा, ठीक है। तो ये मिलेगा बच्चा किसकी वजह से, आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। एक बात आपको याद रखनी है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, रीजन विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन अ पीएन जंक्शन। मैंने अभी बताया कि आपकी जो डिप्लेशन रीजन है वहां पे बेटा इमोबाइल आपके आयंस आते हैं, ऐसे इमोबाइल आयंस आ जाते हैं। जो क्या होता है, अगर इधर P है, इधर क्या है N है, तो ये इमोबाइल आयन कुछ ऐसे रहते हैं। इधर क्या रहता है, ये आपके इमोबाइल आयन रहते हैं, ठीक है। तो जैसी बात है, वो कौन सा रीजन होगा, वो होगा बेटा डिप्लेशन रीजन। पी रीजन में तो क्या होते हैं, होल्स मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। एन में क्या, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी। जंक्शन ये तो वैसे आपके सिलेबस में ही नहीं है, हालांकि इसमें हम लोग एमीटर, बेस और कलेक्टर की बात करते हैं, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे। तो डिप्लेशन रीजन बेटा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट, चौथा ऑप्शन बेटा करेक्ट है। यहां पे कह रहा है कि फॉलोइंग विच कॉन्फ़िगरेशन इज द डायोड वॉल्व इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड की बात कर रहा है। देखो फॉरवर्ड बायस्ड के लिए पी क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए बेटा आपका हायर पोटेंशियल पे, ये होना चाहिए हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। और एन क्या है बेटा, ये होना चाहिए आपका लोअर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। एक बात याद रखो भैया, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -3, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया। ये रिवर्स बायस, ये -2, ये 0, फिर से रिवर्स बायस हो गया। ये 0, ये -2 बेटा, इस बार ये हायर है तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ये -2, ये -1, फिर से हायर, तो फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो तीसरा ऑप्शन ही बेटा क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। आपसे पूछा क्या, फॉरवर्ड बायसिंग पूछी है, तो 42 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 43, रिवर्स बायस अप्लाई टू अ जंक्शन डायोड लोअर्स द पोटेंशियल। रिवर्स बायस क्या करेगा, अभी मैंने बताया है, रिवर्स बायसिंग जैसे ही आप करते हो तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, जैसे सपोज करो कि ये पोटेंशियल बैरियर पहले से था और आपने क्या कर दी, रिवर्स बायसिंग कर दी। रिवर्स बायसिंग क्या है, ये हो गया P, ये क्या हो गया बेटा N। P को आपने निगेटिव से और N को आपने जोड़ा बेटा पॉजिटिव से, तो क्या करेगा, ये पोटेंशियल लेवल है। सपोज करो आपने V वोल्ट का बैटरी लगाया और यहाँ का पोटेंशियल कितना है बेटा, V0 है। तो अब जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, V + V0, मतलब पोटेंशियल बढ़ जाएगा इस बैटरी को यूज करने से, ठीक है। तो लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर नहीं, रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बेटा बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहा है कि 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड अ गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर, इट विल इमिट। देखो कह रहा है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी स्टेट में है
और वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन बीम बेटा किया गया है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीम डाला गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो कितना एमिशन देगा, तो नंबर ऑफ लाइंस हम देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि वो बामर है कि लाइमन है, क्या है। देखो बेटा पहले तो एक बात याद रखो कि हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो कुछ ये स्पेसिफिक केस आपको याद रखना है, ठीक है। 3 से 4 एनर्जीज बेटा बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, मैं कह रहा हूं 5 याद कर लो। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 और माइनस कितना बेटा 0. तो चूंकि यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 0.5 समथिंग आपको एनर्जी और एक देगा, ठीक है ये। तो देखो यहां पे कितना एनर्जी है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इस प्रेजेंट स्टेट में होगा उतना एनर्जी वो एमिट करेगा। कितना एनर्जी कर सकता है, 12.5। अच्छा बेटा ध्यान से देखो जरा कि यहाँ पे 13.6 से 3.4 का डिफरेंस कितना है, ये है 10.2। भैया ठीक है, अभी तो रेंज में ही है। इसके बाद क्या हो सकता है, 13.6 से 1.51, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जरा इसके बाद देखो, इसके बाद देखोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज अगर आप जाओगे और ऊपर तो यहाँ पे 13.6 और ये हो जाएगा बेटा कितना, 0.85। इसको जरा सॉल्व करके देख लो तो कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा बेटा 1 और ये कितना हो जाएगा 13.6 है वेट, 13.6 और ये आ जाएगा बेटा 0.85। तो ये आ गया बेटा 5, ये आ जाएगा 15.87, ये बचेगा बेटा 2 और यहाँ पे 12.75। ये एनर्जी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ज्यादा का हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, लो को कंसीडर करेंगे। तो एक्चुअल में ट्रांजिशन कहां से होगा, 3 से 1 पे ट्रांजिशन होगा। तो बेटा ये 3 और ये क्या हो जाएगा बेटा 1। अब कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं यहाँ पे, पहला ट्रांजिशन ऐसे हो सकता है डायरेक्ट कुछ ऐसे, दूसरा ट्रांजिशन बेटा ये हो सकता है, तीसरा ट्रांजिशन ये हो सकता है। 3 ट्रांजिशन ही तो हो सकते हैं। अगर किसी भी स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो वो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा लाइमन। और सेकेंड से फर्स्ट मतलब जो फाइनल स्टेट है वो क्या है बेटा, n बराबर 2 पे है। तो कौन सी सीरीज होती है बेटा, बामर सीरीज होती है। तो 2 लाइमन में 1 बामर में आ जाएगा। तो देखो बेटा कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इफ न्यू इज W by H। मतलब कह रहा है कि जो W by H है, जो न्यू का वैल्यू है वो उससे लेस है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर आपका इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो W by H, मतलब W ऐसे लिख लो इसको, H न्यू इज लेस, देखो कंफ्यूज हो तो इसको ऐसे लिख जाओ, H न्यू इज लेस देन W। मतलब जो H न्यू का वैल्यू है वो वर्क फंक्शन से कम है। तो जाहिर सी बात है कोई भी वहां पे एमिशन नहीं होगा। पहला सही है। द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल ये बात भी सही है कि वो तुरंत एक बहुत ही रैपिड प्रोसेस है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, एच न्यू होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी एच न्यू थोड़ी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं, मैक्सिमम कितना आता है बेटा, ये आता है एच न्यू माइनस का डब्ल्यू, ठीक है। तो एच न्यू नहीं होगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा यही गलत है तो यही सही है एक्चुअली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। चौथा भी देख लो, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है। देखो दो बातें याद रखो, क्या कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटा इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से करंट जो होगी बेटा वो बढ़ जाएगी, ठीक है, करंट बढ़ जाएगा। बट देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा ये बात अच्छे से गांठ बांध लो, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो V पे सॉरी न्यू पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ना कि बेटा इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो आई थिंक गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो क्या होगा बेटा, तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो बेटा ये था फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं किसी और रैपिड फायर में। सो जय हिंद बच्चों।